हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सीरीज में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वार्षिकांक 2021 की यह पुस्तक हाल ही में एडुटेरिया के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें कुल 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इन्हीं 18 प्रैक्टिस सेट में से आज हम सेट संख्या 8 को सॉल्व करेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जो प्रैक्टिस सीरीज है उसका आपको PDF भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुजैना क्लार्क। सुजैना क्लार्क जी को उनकी पुस्तक पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुजैना क्लार्क जी की एक और जो पुस्तक है उसका नाम भी याद रखिएगा, जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नोरेल। ये इनकी एक पुस्तक है। हो सकता है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में एक और नाम भी पूछ दे। तो दो पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, उपन्यास है। एक है पिरानेशी और दूसरा है जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नोरेल। ये उनकी दूसरी पुस्तक है। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र, जिसका नाम है ओरका संयंत्र, उसे स्थापित किया है? तो ऐसा एक संयंत्र है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे सोखता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसे आइसलैंड में स्थापित किया गया है। ओरका संयंत्र इसका नाम है दोस्तों। और यह वायुमंडल से प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो लगभग 4000 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। तो यानी एक साल में 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वह वायुमंडल से सोखेगा। यदि अनुमान लगाए तो लगभग 800 जो कारें होंगी एक साल में जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगी, उतना वो एक संयंत्र जो है साल भर में वह सोख लेगा। ये कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो यह आइसलैंड में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो एशियो संगठन जो है उन देशों के मध्य जो है शांतिपूर्ण मिशन का आयोजन किया जाता है। एशियो देशों की सेनाओं के मध्य यह छठा शांतिपूर्ण मिशन था, जिसे रूस के ऑरेनबर्ग शहर में आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? यह रूस में आयोजित किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है। एससीओ के विषय में मैं आपको बता दूं कि एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी और एससीओ का मुख्यालय जो है वह बीजिंग में है। एससीओ में कुल 8 सदस्य देश थे और हाल ही में 9वां सदस्य देश ईरान बना है। तो यह आप याद रखिएगा, क्योंकि ईरान का जो पॉइंट है वो करंट अफेयर्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अन्य संगठन के बारे में आप जानते होंगे, ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं, आसियान में 10 देश हैं और बिम्स्टेक में जो कुल 7 देश हैं। यदि ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में 5 देश कौन कौन हैं? तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। आसियान का मुख्यालय दोस्तों वह जकार्ता है और 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है और इसमें कुल 7 सदस्य देश है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। नीति आयोग का सहयोग इसमें रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एवं आरएमआई इंडिया के द्वारा दिया गया। तो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एवं आरएमआई इंडिया, ये 3 संस्थाओं ने मिलकर जो है शून्य अभियान की शुरुआत की। शून्य अभियान की जो शुरुआत की गई है उसका मूल उद्देश्य यह है कि जो डिलीवरी के लिए जो व्हीकल्स होते हैं उससे प्रदूषण को शून्य करना, इसमें कि मूल रूप से उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है इस अभियान का मूल उद्देश्य, जिसे कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। नीति आयोग का फुल फॉर्म यदि देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत के 3 व्यक्तियों को टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया, जो वर्ष 2021 में थे। तो वर्ष 2021 में कुल 3 व्यक्तियों को जो भारत के हैं उनको शामिल किया गया है। वह हैं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इन 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जबकि मुकेश अंबानी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार भी यह जो प्रश्न है वो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस बार भी इसे पूछ लिया जाए। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा?
वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन दोस्तों भारत में पहली बार किया जा रहा है और इसे नालंदा महाविद्यालय के जो नव निर्मित परिसर है उसमें इसका आयोजन किया गया है। तो ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसे निश्चित तौर पर याद रखिएगा। इसका जो आयोजन किया गया वह नालंदा महाविहार जो है वो उसके परिसर में किया गया था। किसके द्वारा? तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया। नालंदा महाविहार के बारे में आप जानते होंगे कि इसका जो नालंदा महाविद्यालय की स्थापना जो है वह धर्मपाल ने जी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो टाटा स्टील कंपनी के द्वारा जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कि वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर करेगा। तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया गया है और ये पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। यदि बात करें टिस्को की, तो टिस्को की स्थापना जो है वह जमशेद जी टाटा जी ने 1907 ईस्वी में किया था। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांवों के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अधिक से अधिक गांवों को ODF प्लस बनाने के लिए यानी खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। 100 दिवसीय इस अभियान का यह उद्देश्य है कि अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके, यानी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पहल किया गया है। वर्तमान में यदि जल शक्ति मंत्री की बात करें तो वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वह जल शक्ति मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट जो है वह सिक्किम में शुरू किया गया है। सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में 16,000 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है। ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, ऊंचाई लगभग 16,000 फीट है और यह वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक पर आधारित है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि यह वैनेडियम आधारित है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय सेना के द्वारा जो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है वह किस तकनीक पर आधारित है? तो वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक पर आधारित है और इसमें भारतीय सेना का सहयोग जो है IIT मुंबई ने भी किया है। तो IIT मुंबई के सहयोग से भारतीय सेना के द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट सिक्किम में लगाया गया है, जिसकी क्षमता 56 किलोवाट आवर है, KVA इसकी क्षमता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में को सुमेलित करें। एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। आपको कहा गया है कि इसको सुमेलित करें। हाल ही में इन व्यक्तियों का निधन हो गया है। रोहित सरदाना जी को आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस पत्रकारिता से ये संबंधित रहे हैं। जगमोहन मल्होत्रा जो है वह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं सितार वादक हैं और चंद्रो तोमर जिन्हें शूटिंग दादी के नाम से जाना जाता है, उनका संबंध शूटिंग से है। तो आप इस प्रकार इसका मिलान कर सकते हैं कि रोहित सरदाना पत्रकारिता से, जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक और चंद्रो तोमर का संबंध शूटिंग से है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट, जिसके द्वारा एक रेटिंग जारी की गई जिसके अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता पर बने हुए हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में है, शीर्ष स्थान पे है। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? देखो अपना देश श्रृंखला जो है दोस्तों वह एक वेबिनार है जो कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश श्रृंखला शुरू किया गया है जो एक वेबिनार के फॉर्म में है। आप जानते होंगे कि कोरोना काल में पर्यटन पर काफ़ी प्रभावित हुआ, तो ऐसे में घर बैठे ही अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है पर्यटन मंत्रालय ने यह शुरू किया है देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला। पर्यटन मंत्रालय और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय दोनों एक ही हैं, जो कि जी किशन रेड्डी है। तो आपसे पूछा जाए कि पर्यटन मंत्री कौन है और संस्कृति मंत्री कौन है, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं जो कि जी किशन रेड्डी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो मिस्र में दोस्तों 3000 वर्ष पुराने एक गोल्डन सिटी की खोज की गई है, इसे आप याद रखिएगा।
मिस्र में इसे खोज किया गया है। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय के द्वारा इसकी खोज की गई है, जो कि रेत के नीचे दफन था। रेत के नीचे दफन इस पुराने गोल्डन सिटी को नाम दिया गया है द लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर। द लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर के नाम से इसे जाना जाता है। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह इसका थीम था दोस्तों, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। और यह थीम था 21 फरवरी को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम था शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। यह कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो यह 1999 से मनाया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और यह यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स मेम्योर के जो लेखक है वो है हंटर बाइडेन, जो कि आप जानते होंगे जो बाइडेन है उनके पुत्र है। जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनका संबंध जो है वह डेमोक्रेटिक पार्टी से है। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने यह घोषणा की है कि राज्य में देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जो विशेष रूप से जानवरों के लिए होगा। इसका मूल उद्देश्य यही है कि राज्य में पशुपालन को और पशु चिकित्सकों को सहायता प्रदान किया जा सके। तो यह किस सरकार ने किया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार की एक पहल है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 2019 और 2020 2 वर्षों के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई और उन्हें प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद को दिया गया है और 2020 के लिए यह दिया गया है शेख मुजब्बुर रहमान को। तो हो सकता है दोस्तों कि 19 और 20 भी अलग अलग पूछा जाए, 19 आपसे पूछ दिया जाए या 20 पूछ दिया जाए, क्योंकि दोनों इसी वर्ष घोषणा किया गया है। तो 2019 का है ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन अल सैयद और 2020 का दिया गया है शेख मुजब्बुर रहमान, जिसे बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश की आज़ादी में इनकी अहम भूमिका थी। हाल ही में 26 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने शेख मुजब्बुर रहमान जी की पुत्री, जो वहाँ पे वर्तमान में भी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, शेख हसीना को यह पुरस्कार प्रदान किया उन्होंने। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो केंद्रीय बजट 2021-22 निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, जिसमें मित्रा योजना का बात की गई। तो मित्रा योजना जो मूल रूप से कपड़ा उद्योग से संबंधित है। मित्रा योजना का यदि फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, यानी कि कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मित्रा योजना की शुरुआत की गई है हाल ही में, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है, जिसमें कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जो कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है। और यह लगातार 10वीं बार पहले स्थान पर रहा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो यह लगातार 10 वर्ष से है पहले नंबर पे मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि यूएसए की है। और 200 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में से मात्र 3 भारत के विश्वविद्यालय इसमें शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो हाल ही में आईईए ने रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार भारत 2030 तक चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, एनर्जी के उपभोग करने में
तो किसी देश का विकास दर प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग पर निर्भर करता है। तो ऐसे में भारत में जो एनर्जी का उपभोग करने वाले, यदि भारत की रैंकिंग में सुधार होता है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देश का विकास तीव्र गति से आने वाले समय में होगा। और यह 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, यह इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। 2030 तक के लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार ने कहा है कि 500 गीगावाट का उत्पादन भारत सरकार करेगी रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक, और अपनी कुल ऊर्जा क्षमता का 50% जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से भारत को प्राप्त हो जाएगा। यह लक्ष्य रखा गया है। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? दोस्तों, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। तो ऑप्शन में भारत देख के आपको भारत नहीं लगाना है। बाल फिल्म महोत्सव आप याद रखिए, बॉ से बांग्लादेश, आप इसे याद कर लीजिए कि बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन बांग्लादेश में किया गया, जिसमें डच फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया। तो किस देश के फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो डच फिल्म, यानी कि नीदरलैंड को दोस्तों डच कहा जाता है। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो यह फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य में जो कुपोषित बच्चों के जो परिवार हैं उनको गाय दिया जाएगा, और गाय के चारे के लिए, उसके भोजन के लिए 900 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा। तो एक तो उन्हें गाय भी दी जाएगी और साथ ही साथ गाय के रखरखाव के लिए 900 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा क्यों किया है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यदि देखें तो 5 वर्ष के कम अगर बच्चों की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 46% जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के वो कुपोषित हैं। तो ऐसे में आंकड़े काफ़ी ये दर्शा रहे थे कि राज्य में कुपोषण काफ़ी वृद्धि हो रही है। तो ऐसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह पहल की है कि सभी कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय दिया जाए, ताकि उनके दूध से बच्चों के कुपोषण को दूर किया जा सके। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई? तो पक्षियों की रक्षा के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए और उनके इलाज के लिए करुणा अभियान की शुरुआत हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। तो गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में करुणा अभियान की शुरुआत की गई है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने न्योम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सऊदी अरब का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब ने घोषणा की है कि यह 170 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में एक ऐसा शहर बसाएगा जहां न कि गाड़ियां होंगी, ना ही सड़कें होंगी, पूरी तरीके से प्राकृतिक अनुकूल शहर होगा। और इस शहर का नाम क्या रखा गया है? तो द लाइन नामक यह शहर होगा, जो कि पूरी तरीके से प्राकृतिक अनुकूल शहर होगा, जिसमें प्रदूषण शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है जापान ने। जापान की कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से एक लकड़ी के निर्मित उपग्रह का निर्माण किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2023 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो आप याद रखिए कि जापान ने घोषणा की है कि वह 2023 तक लकड़ी से बना हुआ उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। वहीं न्यूजीलैंड ने यह घोषणा की है कि वह 2021 के अंत तक ही वह लकड़ी से बना हुआ एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। तो न्यूजीलैंड भेजेगा 2021 तक और जापान भेजेगा 2023 तक। न्यूजीलैंड के द्वारा जो लकड़ी से बना हुआ उपग्रह भेजा जाएगा उसका नाम होगा वीज़ा वुडसैट, WISA, वीज़ा वुडसैट उसका नाम होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन प्रश्न में आ सकते हैं कि वीज़ा वुडसैट एक लकड़ी से बना हुआ उपग्रह होगा, जिसे किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? तो इसे भेजा जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा, जबकि जापान ने घोषणा की है कि वह 2023 तक लकड़ी के बना हुआ एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजाएगा। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? दोस्तों, कई तरीके से इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के सेना के एक मेजर ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो वह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। उनका नाम भी पूछा जा सकता है, उनका नाम भी ध्यान रखिए, मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा इसे बनाया गया है। सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट कहने का तात्पर्य है कि इसे पुरुष एवं महिला दोनों ही पहन सकते हैं।
यह पहली बार हुआ है कि एक सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है जो कि पुरुष और महिला के लिए अलग अलग ना होकर के एक ही जैकेट होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसे दोनों व्यक्ति पहन सकते हैं। और इसका नाम रखा गया है दोस्तों शक्ति। तो आप इसे याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है, शक्ति, जिसे मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा बनाया गया है। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी को किया गया दोस्तों। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का इसका जो विषय था वह था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया और इस वर्ष इसके मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इन सभी कथनों के विषय में, जो कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के विषय में कहे गए हैं, सभी सत्य है कि इस वर्ष इसका थीम जो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इस वर्ष जो मुख्य अतिथि थे वे थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। सूरीनाम की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा पैरामारिबो जो है वह सूरीनाम की राजधानी है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? लगभग 460 दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री कोविड-19 महामारी के बाद 16 से 27 अप्रैल 2 दिनों की यात्रा पर जो है वह 16 से 27 मार्च 2 दिनों की यात्रा पर जो है बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश इस वर्ष अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और भारत और बांग्लादेश के संबंधों का भी इस वर्ष 50 वर्ष पूरा हो गया। तो ऐसे इसी उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए थे और इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके पिता जो है शेख मुजीबुर रहमान के बदले अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। निसार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? निसार के बारे में दोस्तों बता दूं कि निसार, पहले कथन पढ़ लेते हैं। इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है और इसे 2022 में भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों निसार के विषय में जो भी कथन दिए गए हैं वह बिल्कुल सही है। इस प्रकार सभी कथन सही है। निसार एक दोहरा अपर्चर रडार है जो कि पहली बार ऐसा हुआ कि दोहरा अपर्चर रडार बनाया गया है और इसे इसरो और नासा के संयुक्त जो मिशन है उसके द्वारा बनाया गया है। नासा आप जानते होंगे कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1969 को की गई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वह के सिवन है। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि जब भी कोई महिला किसी देश की प्रमुख बनती है तो वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सामिया सुलू हसन जो है वह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इससे पहले वह तंजानिया की उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं और हाल ही में वह पहली महिला राष्ट्रपति भी नियुक्त की गई है। नाम याद रखिए, सामिया सुलू हसन, जो कि हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तंजानिया की राजधानी दोस्तों वो है डोडोमा, आप इसे याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? यानी कि इटालियन प्रेसिडेंसी के द्वारा G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारत की ओर से भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने भाग लिया। G20 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक जो है इस वर्ष जो आयोजित की गई थी वह इटली में आयोजित की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन भी दोस्तों इस वर्ष आयोजित किया गया था, तो वह भी रोम में, इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। यदि बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन अगला कहाँ होगा, तो अगला G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा वह इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा 2022 में। वहीं 2023 में जो आयोजित होने वाला है वह भारत में इसका आयोजन किया जाने वाला है। 2024 की बात करें तो 2024 में इसका जो आयोजन किया जाएगा वह किया जाएगा दोस्तों ब्राज़ील में। दोस्तों जहाँ पे दिया गया है यह सूची जो आगामी शिखर सम्मेलन की और शिखर सम्मेलन की पुस्तक में, वहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें 2024 में दक्षिण अफ्रीका हो गया है, उसे आप सुधार करके ब्राज़ील कर लीजिएगा। ये सुधार आप उस पुस्तक में कर लीजिएगा। उसके नीचे ही दोस्तों एक और सुधार आपको करना है कि एससीओ जो शिखर सम्मेलन है वह तजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। टाइपिंग मिस्टेक की जगह पे वहाँ पे तौ की जगह पे क हो गया है, तो इसलिए वहाँ पे कजाकिस्तान हो गया। तो आप कजाकिस्तान को कन्वर्ट करके तजाकिस्तान कर लीजिएगा, उसका उत्तर वो होगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लागत लगभग 7800 करोड़ है। 7800 करोड़ की लागत से निर्मित जो है नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है M.K. स्टालिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो पहला राज्य जिसने कि निजी नौकरी अपने राज्य के निजी नौकरी में 75% आरक्षण किया है अपने राज्य के लोगों के लिए, तो वह है हरियाणा। हरियाणा सरकार को देखते हुए हाल ही में झारखंड सरकार अर्थात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में भी जो भी निजी नौकरियां हैं उसमें 75% रोजगार जो है वह राज्य के लोगों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 ऑनलाइन माध्यम से इस शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें 11 पदकों के साथ भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस 11 पदकों में से 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल थे, जो कि भारत ने कुल 11 पदक जीते और शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह पर भेजा गया? तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए एक रोवर उतारा गया जिसका नाम है परसिवरेंस रोवर। तो परसिवरेंस रोवर किसके द्वारा भेजा गया है? तो नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, किस ग्रह पर भेजा गया? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया। वहीं बात करें झुरोंग रोवर की, तो झुरोंग रोवर जो है वह चीन का रोवर है जो कि हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया है। तो पहला देश जिसने कि मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा है वह है USA, जिसने अपने परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा था। और दूसरा देश जिसने मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा है वह देश है चीन। उस रोवर का नाम है झुरोंग रोवर। और हाल ही में मंगल ग्रह की कक्षा में मिशन होप के तहत पहला और भी एक ऑर्बिटर भेजा है UAE ने। ये 3 न्यूज़ आप याद रखिएगा कि मिशन होप किस देश के द्वारा शुरू किया गया है जो कि मंगल के लिए है, तो वह UAE के द्वारा शुरू किया गया। झुरोंग रोवर को चीन ने भेजा मंगल ग्रह पर और परसिवरेंस रोवर को भेजा गया है नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर। ये 3 हो सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? वर्चुअल माध्यम से विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। और इस वर्ष इसका जो विषय रखा गया था वह था सबके लिए सुरक्षित और साझा भविष्य। सबके लिए सुरक्षित और साझा भविष्य विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का विषय था। अगला प्रश्न है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत में पहली बार आंधी और तूफानों पर अनुसंधान करने के लिए एक अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है और यह स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा के बालासोर में। उड़ीसा के बालासोर में भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा भारत का पहला एक आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि आंधी तूफान के बारे में वहाँ पे परीक्षण किया जाएगा और उसके विषय में पूर्व सूचना देने का प्रयास किया जाएगा। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया वो डिजिटल माध्यम से पेश किया गया। तो ऐसे में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह उत्तर प्रदेश बन गया है। इस बार भारत सरकार के द्वारा भी जो बजट पेश किया गया था 2021-22 के लिए, वह भी बजट पेपरलेस ही पेश किया गया था। दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में पर्यावरण की दृष्टि से एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पेपरलेस ही बजट अन्य राज्य भी पेश करें। 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, पूछा रहा है कौन सा कथन सही है। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। तीनों ही कथन दोस्तों सही है।
हम लोगों के प्रश्न देने का जो उद्देश्य होता है वह आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाना होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि अधिकांश जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उसके उत्तर होते हैं सभी सही हैं। अब इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया और हिंदी फिल्म में छिछोरे को चुना गया। यदि बात करें बेस्ट एक्टर का, तो बेस्ट एक्टर का खिताब दो व्यक्तियों को दिया गया। एक है धनुष, जिनको असुरन तमिल फिल्म असुरन के लिए दिया गया, और मनोज बाजपेयी भोसले हिंदी फिल्म के लिए दिया गया। मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म हिंदी के लिए दिया गया। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बीबीसी के द्वारा? तो अंजू बीबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंजू बीबी जॉर्ज का आप जानते होंगे का संबंध किस खेल से है? तो लंबी कूद से इनका संबंध है। यदि अन्य पुरस्कार की बात करें जो कि बीबीसी के द्वारा दिया गया, तो बीबीसी के द्वारा इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के रूप में कोनेरू हम्पी को चुना गया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में मनु भाकर को चुना गया। 3 नाम आपको याद रखने हैं जो कि बीबीसी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजू बीबी जॉर्ज, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी जिनका संबंध चेस खेल से है, मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया जिनका संबंध शूटिंग से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि पहली बार बीआरओ की महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त की गई है, उनका नाम है वैशाली एस हिवासे। महाराष्ट्र की रहने वाली है वैशाली हिवासे और बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। बीआरओ क्या है? तो बीआरओ एक सीमा क्षेत्र में जो सड़क निर्माण की जाती है दोस्तों, भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में, वह बीआरओ के द्वारा ही किया जाता है। मुख्य रूप से आप देखते होंगे कि जब जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो क्षेत्र में जो सड़कें बनाई जाती है, उन दुर्गम परिस्थितियों में बनाए जाने वाले सड़क बीआरओ के द्वारा ही बनाए जाते हैं। बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में बीआरओ के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है दोस्तों, जो कि लद्दाख के क्षेत्र में है, पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में, जो कि उमलिंगला दर्रे से होकर के गुजरता है। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्नीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आप याद रखिएगा कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर का नाम क्या है? तो नैनो स्नीफर, और इसे रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया। उस समय रमेश पोखरियाल जो है भारत के शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वह धर्मेंद्र प्रधान है। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि यह किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह भारत के शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। यदि बात करें निर्मला सीतारमण जी, तो भारत के वित्त मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुभारंभ त्रिपुरा के अगरतला में किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? यानी कि किस राज्य ने ऐसा कहा है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, यानी पर्यावरण को क्षति पहुंचाना अपराध होगा? तो ऐसा कहा गया है फ्रांस की नेशनल असेंबली में। जैसे भारत में संसद है, उसी प्रकार के फ्रांस की संसद को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। फ्रांस की संसद में एक बिल पारित किया गया है जिस बिल में यह कहा गया है कि इकोसाइड अपराध होगा। तो यह कहाँ पे किया गया है? तो यह फ्रांस की संसद में किया गया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना एक अपराध माना जाएगा और इसे दंडनीय माना गया है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो किस ग्रह पर एक्स किरणों की खोज की गई है पहली बार? तो वह खोज की गई है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह पर। और इसकी खोज किसने की है? तो नासा के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि अरुण ग्रह पर जो है एक्स किरणें मौजूद है, वहाँ से एक्स किरणों का उत्सर्जन का उनको साक्ष्य मिला है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो हेमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। असम के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा।
यदि अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन, केरल के पी विजयन और झारखंड के हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो आपसे पूछा जा सकता है इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है हाल ही में, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति थे दोस्तों। छठी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के नेक्स्ट डे ही वहाँ के विद्रोही संगठन ने विद्रोह कर दिया जिसका नाम था फैक्ट समूह से लड़ते हुए उनका निधन हो गया है। तो अफ्रीका के देश चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है, जो कि फैक्ट समूह से वो लड़ रहे थे और वह छठी बार वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता था। ये चाड की राजधानी की बात करें तो चाड की राजधानी है नंजामेना जो है चाड की राजधानी है। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली के से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो आपको यह याद रखना है कि किस मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया और कहाँ किया गया। तो आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। अभिनोवा सेवा प्रतिष्ठान संस्थान के द्वारा यह किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि रोगों के उपचार के लिए इसका बैठक किया गया है और आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में यह किया गया है। नाम है आयुर्वेद पर्व। आप जानते होंगे कि वर्तमान में जो आयुष मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसी वर्ष 2021 में जो बजट पेश किया गया है 21-22 के लिए, वह बजट जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया और यह डिजिटल माध्यम से पेश किया गया है। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है लक्ष्य? तो बजट 2021-22 का जो लक्ष्य है कि 2023 तक राष्ट्रीय रेल योजना को तैयार करना है और इसका मूल उद्देश्य यह है कि उद्योगों के लिए जो परिवहन लागत होती है उसको कम किया जाए। उद्योगों में रेल के माध्यम से यदि उद्योग व्यापारी अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे तो परिवहन लागत में कमी आएगी। तो इसी का यह मूल उद्देश्य है जिसे 2030 तक पूरा करना है। इसी के साथ सेट संख्या 8 समाप्त होता है। नेक्स्ट डे मिलते हैं सेट संख्या 9 के साथ दोस्तों।